नमस्कार बच्चों, चलिए एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हार्ट डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम पीरियड। आज हम देखेंगे पेशेंट का ऐसे पेशेंट का जो हार्ट डिसीज से सफ़र कर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे या लेबर या प्यूपेरियम स्टेज में, तो कितनी ग्रेडिंग इसमें बताई गई। कार्डियक डिसीज की जो ग्रेडिंग रखी गई है, कोई भी वुमेन्स अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कार्डियक डिसीज से अगर सफ़र कर रही है तो क्या क्या ग्रेडिंग देखने को मिलती है, मतलब किस स्टेज में वुमेन्स आती हैं या ऐसे केस देखने को मिलते हैं, तो उनकी ग्रेड रख दी है, उनकी अवस्था रखी गई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, 4 कैटेगरी सॉरी 4 ग्रेड रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है कार्डियक डिसीज। इफ वुमन सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक डिसीज देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम भी कोई भी वुमेन्स अगर कार्डियक डिसीज से सफर कर रही है, वो क्या होता है आपका वुमेन सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिसीज। यूजुअली कंडीशन ये होता है डायट्रेटिक, या तो फिर इंक्रीज बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ता है, या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीज वेट ऑफ फीटस एंड एक्स्ट्रा वर्क। कोई भी वुमेन्स का अगर फीटस का एक्स्ट्रा वर्क या फीटस का वेट अगर इंक्रीज हो रहा है, वुमेन्स वर्क मोर मेंटेन प्लेसेंटा सर्कुलेशन विच पुट सीवियर स्टेम इम्पेयर्ड हार्ट। तो जब वुमेन्स का जो आपका जो वुमेन्स का प्लेसेंटा होता है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके प्लेसेंटा का जो वर्क है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है, रैपिडली हो रहा है, तो ये सीवियर स्ट्रेन कॉज करता है कहाँ पे, हार्ट को इम्पेयर करने के लिए, हार्ट को डैमेज करने के लिए। तो ये तो रीज़न बताए गए हैं कि जो वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, किस तरह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को वहाँ पे मिलती है, या हार्ट की कैसी बीमारियां वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें ग्रेडिंग रख दी गई है, क्लासीफाई किया, जिसमें फर्स्ट ग्रेड का बताया गया कि पेशेंट मेक नो कंप्लेंट। इस अगर ग्रेड फर्स्ट का किसी को अगर कार्डियक डिसीज होती है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग का मतलब ये है कि इस तरह का अगर सिम्टम अगर दिखता है तो उसको ग्रेड फर्स्ट में रखेंगे, और अगर दूसरा सिम्टम अगर हम आपको बताएंगे तो उसको हम सेकंड ग्रेड में रखेंगे। तो चलिए ग्रेडिंग देखते हैं कि कैसी अवस्था या कैसा सिम्टम या कैसे लक्षण बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो उसमें ग्रेडिंग रखी जाती है। फर्स्ट ग्रेड में बताया गया है कि द पेशेंट नो कंप्लेंट। फर्स्ट ग्रेड में पेशेंट कंप्लेन नहीं करता है, बट इन एग्जामिनेशन लीजन इन द हार्ट इज डिटेक्ट। लेकिन एग्जामिन करने के बाद, परीक्षण करने के बाद हार्ट में लीजन देखने को मिलता है। पहले कंप्लेंट में जब पेशेंट क्या करता है, कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन एग्जामिन करने पर पता चलता है कि उसके हार्ट में लीजन है, उसको हम किस में रखेंगे, फर्स्ट ग्रेड में रखेंगे। देन इसके बाद अगर हम देखते हैं ग्रेड सेकंड में, द पेशेंट गेट्स ब्रीथलेसनेस, throatlessness, palpitation and dyspnea. She become easily fatigued and may get anginal pain when the exert herself moderately. She is unable to heavy household work. ग्रेड सेकंड में किसको रखते हैं, जिसमें पेशेंट्स क्या कंप्लेन करती है, ब्रीथलेसनेस मतलब प्रॉपर तरीके से उसको सांस नहीं मिलती, ट्रबलनेस मतलब अगर कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, हैवी अगर थोड़ा सा उसको अगर ट्रबल कर लिया, अगर किसी मतलब बोलना चाहिए कि अगर यात्रा कर रही है, ठीक है, तो अगर ट्रबल करी उस कंडीशन पे भी उसको फटीक पेन हो रहा है, पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम मतलब सब बहुत ज़्यादा डिस्निया डिस्कम्फर्ट फील कर रही है वुमेन्स, और बिकम इजली जल्दी वो थकान महसूस कर रही है, और एंजाइनल पेन चेस्ट में उसको पेन स्टार्ट होता है, हर्सेल मॉडरेटली धीरे धीरे, और हैवी हाउस होल्ड वर्क करने में वो अनेबल हो जाती है। इस तरह से अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है और वर्क प्रॉपर तरीके से वुमेन नहीं कर पाती है, उसको हम किस में रखते हैं, कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड थर्ड में, पेशेंट डिस्ट्रेस ऑन स्लाइटली एक्सर्शन, एग्जाम्पल वॉकिंग, डूइंग ऑर्डिनरी हाउस होल्ड वर्क, क्लिम्बिंग स्टेयर्स बियॉन्ड दिस पेशेंट कैपेसिटी, द पेशेंट में हैव एंजाइनल पेन एंड सीज कम्फर्ट इफ रेस्ट टू गिवन टू हर। अगर पेशेंट कंप्लेन करती है, स्लाइट एक्सर्शन डिस्ट्रेस फील करती है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग में, चलने में, डूइंग ऑर्डिनरी हाउस होल्ड वर्क, अगर घर पे वो कोई वर्क कर रही है उस टाइम पे, अगर या कहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ रही है, क्लिम्बिंग स्टेयर, उस कंडीशन पे अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करती है और ऐसा अगर कंप्लेन आता है, ऐसा सिम्टम अगर देखने को मिलता है, तो हम किस में रखते हैं, ग्रेड थर्ड में रखते हैं। और एंजाइनल पेन देखने को मिलता है वुमेन्स के अंदर, कंफर्टेबल रेस्ट उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, सफोकेशन फील करती है, और एंजाइनल पेन के सिम्टम देखने को मिलता है, हम उसको किस ग्रेड में रखेंगे, ग्रेड थर्ड में रखेंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड फोर्थ में, दिस टाइप ऑफ पेशेंट डिस्ट्रेस एंड ब्रीथलेसनेस विथ एंजाइनल पेन व्हेन शी इज स्लाइटलेस फिजिकल एक्टिविटी विल इंक्रीज हर डिस्कम्फर्ट, दिस पेशेंट कम अंडर द वेरियस डिग्री ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ग्रेड फोर्थ में क्या देखने को मिलता है कि इस टाइप का जो पेशेंट्स होता है, अगर ऐसी अगर वुमेन्स आती है जो कि डिस्ट्रेस ब्रीथलेसनेस मतलब प्रॉपर तरीके से उसको सांस नहीं मिल पा रही है, एंजाइनल पेन के सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेशेंट जब रेस्ट करने की कंडीशन पे जाती है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है या शारीरिक जो मतलब क्रिया है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है, ठीक है,
स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको कर नहीं पाएगी। दिस पेशेंट कम अंडर वेरियस डिग्री ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जो किससे सफर करती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर से सफर करती है, जो ग्रेड 4 में रखा गया है, मतलब सीवियर वाली कंडीशन क्रिएट होती है हार्ट की, ठीक है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो होता है, जिसमें पेशेंट क्या होती है, थोड़ा रिकवर कंडीशन में आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ग्रेड 4 में क्या होते हैं, डायरेक्ट हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ग्रेड 4 का सिम्टम जो अगर देखने को ऐसा सिम्टम मिलता है, मतलब फिर उसके किसके चांसेस बनते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस बनते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर कार्डियक डिसीज है तो क्या क्या हमको मैनेजमेंट करना होगा, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले हमको देखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको क्या क्या उसको मैनेजमेंट करना है। इफेक्टिव एंटीनेटल केयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल मैनेजमेंट ऑफ दिस केस। अगर ऐसी केस देखने को मिलता है तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट केयर करने के लिए। दिस एग्जामिनेशन में पेशेंट्स प्रेजेंट टू डिटरमाइन ग्रेडिंग एंड मैच्योर ऑफ लीजन ऑफ हार्ट। अगर हार्ट में कोई अगर लीजन्स देखने को मिलता है, ग्रेड 1 में अगर कोई हार्ट में लीजन देखने को मिलता है तो फर्स्टली हमको क्या करना है कि उसका मैनेजमेंट करना है और एग्जामिन करना है, मैच्योर देखना है कि लीजन कितना है, ठीक है, कितना लीजन्स का जो मैच्योर पावर है, कितनी ग्रेडिंग है हार्ट के अंदर। ग्रेड 2 एंड 1 की बात किया जाए तो ट्रीटेड एज आउट पेशेंट्स, एवरी विजिट पेशेंट शुड बी आस्क्ड increased dyspnea, arthropnea, cough should be looked into. Physical examination में revial congestion at base of lungs when sign of congestive heart failure are present. पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, हमको एवरी विजिट में क्या करना है, पेशेंट से पूछना है कि आपको डिस्निया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, आर्थोपनिया ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कफ जैसे सिम्टम देखने को मिल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है हमको बेस ऑफ लंग्स के बारे में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट तो नहीं है, ऐसे सिम्टम देखने को तो नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत हमको पेशेंट को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल में फिर एडमिट करना है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है। सेकंड, मैनेजमेंट ड्यूरिंग 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होगा जब ग्रेड 1 और 2 देखने को मिलता है। अब मैनेजमेंट कब करेंगे हम, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी अगर है उस टाइम पे हमको क्या करना है, ठीक है। दीज पेशेंट आर ट्रीटेड इम्पेशेंटली मेडिकल टर्मिनेशन, induction of labor, artificial rupture of membrane and cesarean section are not advisory and risky. Patient to be watched for a congestive cardiac failure which is most likely to occur between 30 and 34 week. These all cardiac patients, the best hospitalized 30 week, they are advised as must rest as possible. Sudden excessive physical exertion must be avoided. It is better is restrict salt in diet and correct anemia. Failure occurs should be treated एनर्जेटिकली। देखिए ड्यूरिंग 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में क्या करना है, कैसा मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को देखना है, अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तुरंत उसको एमटीपी के लिए एडवाइस करना है, लेबर को इंड्यूस कराने के लिए बोलना है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या सिजेरियन सेक्शन अगर आता है तो उसको किसी भी प्रकार का ऐसा एडवाइस या रिस्की कंडीशन आपको नहीं क्रिएट करना है। पेशेंट वॉच फॉर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, पेशेंट को हमेशा वॉच करते रहना है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस तो नहीं है। मोस्ट अगर बिटवीन, सबसे ज़्यादा ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है 30 to 34 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादा देखने को ये कंडीशन मिलती है। फिर ऑल कार्डियक जो पेशेंट्स होते हैं उसको हमको 30 वीक में हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए। दे आर एडवाइस रेस्ट के लिए एडवाइस करना है। और एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब एक्सेसिव फिजिकल कोई भी ऐसा वर्क ना करे कि उसके हार्ट में थोड़ा सा कंप्रेशन पड़े या प्रेशर पड़े। बेटर रिस्ट्रिक्ट डाइट क्या करना है, सॉल्ट डाइट आपको क्या करना है, बेटर रिस्ट्रिक्ट करना है, सॉल्ट डाइट को करेक्ट करना है ताकि एनीमिया भी प्रॉपर तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सके। और फिलर, अगर कोई ऐसा फिलर होने के चांसेस होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको तुरंत क्या करना है, हमको ट्रीट करना है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच चुका है तो उसका तुरंत ही क्या करना है, उसका उपचार करना है। तो ये तो होता है मैनेजमेंट ड्यूरिंग 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर। देन इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे क्या, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया, अभी हम देखते हैं ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी के टाइम पे क्या मैनेजमेंट करना होता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेजाइनल डिलीवरी एट टर्म। टर्म के टाइम पर, एट टर्म के टाइम पर क्या उस वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू क्या क्या प्रिंसिपल्स बनते हैं ड्यूरिंग लेबर। तो वेजाइनल डिलीवरी इज द सेफेस्ट, सिजेरियन सेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल एज कार्डियक पेशेंट डज नॉट स्टैंड। वेजाइनल डिलीवरी सेफ होता है विदाउट किसके अपेक्षा, सिजेरियन सेक्शन की अपेक्षा, उसको अवॉइड करना है। लेप्रोटोमी वेल ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी पेशेंट शुड बी बेड रेस्ट and comes perineum, extra stent on heart should be avoided be using outlet forceps of vacuum extractor, strict control of IV fluid, provision of adequate analgesic, avoidance of ergometry prevent extra load and heart। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपको रखना है ध्यान में जब आप वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराते हो। तो सबसे पहले तो देखो सेफ होता है क्योंकि हार्ट में प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसे वुमेन्स को अगर आप कंडक्ट कराते हो ये डिलीवरी तो उसके हार्ट में प्रेशर नहीं पड़ेगा,
वैक्यूम एक्सेट्रा से जितना भी फ्लूइड है आप उसको सक्शन के थ्रू आप फ्लूइड को अवॉइड कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। और आईवी फ्लूइड स्ट्रिक्टली आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर आईवी फ्लूइड आप इंक्रीज करोगे तो ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा, जो कि प्रेशर कहाँ देगा, हार्ट में देगा। प्रोविजन आपको क्या प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट एनाल्जेसिक देना है, पैथिडीन और मॉर्फिन। और एर्गोमेट्रिन जो टैबलेट है आपको उसको अवॉइड करके रखना है ताकि एक्स्ट्रा लोड हार्ट में ना पड़े, क्योंकि एर्गोमेट्रिन क्या होती है, ब्लीडिंग को रोकने का वर्क होता है उसका, हेमोरेज की कंडीशन पे देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन पे अगर देंगे तो ब्लड में प्रेशर पड़ेगा और जाके वो प्रेशर का लोड कहाँ पड़ेगा, आपका हार्ट पे। तो आपको अवॉइड करना है एर्गोमेट्रिन ड्रग को। ऑक्सीजन नेसेसरी है, शुड बी अवेलेबल। प्यूपेरियम स्टेज में क्या करना है, कार्डियक फेलियर अकर इन द 3rd and 4th डे, हेंस एब्सोल्यूट एट बेड रेस्ट। सबसे ज्यादा अगर ऐसी कंडीशन होती है प्यूपेरियम स्टेज में भी तो आपको 3 से 4 दिन ऐसी वुमेन्स को बेड रेस्ट के लिए बोलना है और एंटीबायोटिक मतलब कवरेज करना है, उसको देना है, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन ना हो। जो कार्डियक लेयर है, जो हार्ट की लेयर है, उसमें कोई किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ना हो। और ड्रग रिज्मीम यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, जेंटामाइसिन ड्रग्स देंगे जो आईवी और आईएम दोनों टाइप से आप दे सकते हो, 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट। जेंटामाइसिन ड्रग्स के लिए देंगे प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन। उसका जो नॉर्मल डोज बताया गया है 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट हम उसको देना है। एडुकेट किसलिन पेंसिलिन देना है, पेंसिलिन भी हम 1 ग्राम देंगे, आईवी देते हैं। और 2 मिलियन इसमें बताया गया, इसका जो डोजेस बताया गया है, दिस रिजिम इज गिवन 30 मिनट टू 1 आवर बिफोर एंड प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यूड फॉर 2 डेज। ठीक है, इस तरह से ड्रग्स का डोज बताया गया है कि आपको ये ड्रग्स प्रीफर करना है कोई भी वुमेन अगर कार्डियक डिसीज से सफर करती है तो। ठीक है, अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको ये ड्रग्स वहां पे प्रोवाइड करने हैं। मिडवाइफ मस्ट ऑब्जर्व पेशेंट्स जनरल कंडीशन वेरी केयरफुली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोई भी मिडवाइफरी या कोई भी नर्स वहां पे अगर वर्क कर रही है तो उसका मस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को, इस ऐसे पेशेंट को हमको ऑब्जर्व करते रहना है वेरी केयरफुली इन दिस पीरियड। इस टाइम पे ऐसे पेशेंट को हमको बहुत केयरफुली क्या करना होता है, ऑब्जर्व करते रहना है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्यूपेरियन। अभी हमने देखा ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, अब हमको देखना है ड्यूरिंग प्यूपेरियन मतलब आफ्टर डिलीवरी की कंडीशन पे हमको क्या मैनेजमेंट करना है। कोई भी वुमेन्स अगर डायबिटीज से या कोई भी वुमेन्स अगर हार्ट डिसीज से अगर सफर कर रही, कार्डियक डिसीज से सफर कर रही है तो उसको हमको क्या मैनेजमेंट देना है प्यूपेरियम पीरियड में। ठीक है, तो मिडवाइफरी मस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर, सबसे पहले तो वाइटल साइन चेकअप कर लेना है जिसमें टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन एवरी 4 आवर्स में आपको जनरल कंडीशन देखना है पेशेंट का। Patient must be prevented from getting respiratory infection, puerperal sepsis and bacterial endocarditis. If this occurs, the detect and treat to it early. Early मतलब जल्दी ही क्या करना है कि उसकी respiratory infection को prevent करना है और बैक्टीरियल प्यूपेरल इन्फेक्शन को क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये पहला क्या होगा, प्यूपेरियम स्टेज में आपको ये मैनेजमेंट वहां पे प्रोवाइड करना होगा। पेशेंट मस्ट गेट कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोलना है। पेशेंट लाइक मूवमेंट्स एज सून एज पॉसिबल, अरेंज फॉर गिविंग ग्रेजुअल एक्सरसाइज बाय फिजियोथेरेपिस्ट। इसके बाद जैसे 3 to 4 डेज अगर होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, उसके बाद उसको इंक्रेज करना है कि लेग को थोड़ा मूवमेंट करते रहे और मूवमेंट के साथ साथ में उसको ग्रेजुअली एक्सरसाइज के लिए बोलना है फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडलाइन पर। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट कब करेंगे हम, ड्यूरिंग प्यूपेरियम स्टेज में। इसके बाद इफ पेशेंट नीड फर्दर ट्रीटमेंट, शिफ्ट आर मेडिकल साइट्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, patient must light nourishing diet through the order by the physician. Carry cardiac nursing care. The patient must be advised to use contraceptive to avoid pregnancy at least for the 2 year or longer. The patient may be advised for the sterilization. और अगर देखिए, अगर पेशेंट को अगर कार्डियक डिसीज से मदर सफ़र कर रही है उस समय में उसको कॉन्ट्रासेप्टिव का एडवाइस करना है और एटलीस्ट 2 ईयर्स उसको प्रेगनेंसी के लिए अवॉइड करना है और पेशेंट को एडवाइस करना है किसके लिए, स्टेलाइजेशन के लिए। मतलब जो परमानेंट मेथड होता है आपने सुना होगा, आपने इसमें देखा होगा कि जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला स्टेलाइजेशन होता है, स्टेलाइजेशन क्या होता है आपका, परमानेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो उसके लिए अगर 2 बेबी है तो उसके लिए हमको क्या करना है, एडवाइस करना है ताकि आगे चल के कोई भी मदर्स को प्रॉब्लम ना हो, ताकि उस डिसीज से वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम या ज़्यादा सिम्टम कॉज ना हो उसकी बॉडी में। इसके लिए मदर्स को क्या करना है, एडवाइस करना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें करना क्या है कि अगर कोई वुमेन्स कार्डियक डिसीज से सफ़र कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे या ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है और क्या मैनेजमेंट करना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेगनेंसी। अब हमको देखना है कि अगर किसी भी वुमेन्स को, अभी देखिए सारी डिसीज कंडीशन अभी हमको पढ़ना है। अगर किसी वुमेन्स को टीबी डिसीज है, ठीक है,
प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस का है तो उसको क्या क्या मैनेजमेंट देना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको बता दें कि ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज होती है वो आपका ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्रिएट करता है, जो चेस्ट में होने वाला डिसीज होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसमें जो इसका इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस लिखा है लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज है, बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, कुलाई, CULIE, तो आपको ध्यान रखना है ये। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस इज अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अकर कॉमनली इन द लंग्स बट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में बी अफेक्टेड। बताया जा रहा है कि लंग्स तो अफेक्ट होता है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ में अदर पार्ट भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। टीबी डिसीज अगर किसी भी वुमेन्स को होता है तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। नॉर्मल पर्सन को भी होता है, लेकिन अभी जो आपका क्वेश्चन है, अभी आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और कैसे आपको मैनेजमेंट वहां पे करना है। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन से सब्जेक्ट से है, आपका गायनिक सब्जेक्ट से है, ओबीजी से रखा गया है, तो उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो द इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विद प्रेगनेंसी रेंज बिटवीन द 1 to 2% among its hospital delivery in the tropic confined predominantly to the underprivileged sector of society। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस रेट बताया गया है कि कितने परसेंटेज ये रेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो जब हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए जो कोई भी वुमेन्स अगर आती है तो 1 to 2% रेशियो देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस राइजिंग वर्ल्ड वाइड द इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ HIV पेशेंट। ट्यूबरकुलोसिस अगर जो उसका इंसिडेंस रेट है वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो उसका जो प्रिवलेंस रेट है वो सबसे ज़्यादा HIV पेशेंट के अंदर इंक्रीज हुआ है ये केस। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ रेट जो टीबी का इंसिडेंस बताया गया यहाँ पे कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो जो उसका राइजिंग रेट देखा गया कि कितना वो राइज हुआ, कितने परसेंटेज टीबी को वहाँ पे इंक्रीज रेट देखा गया, तो सबसे ज़्यादा HIV पेशेंट में ये सारे केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अब डायग्नोस में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो हेमोप्टाइटिस होगा यहाँ पे, हिनो नहीं होगा, हीमो, एम होगा यहाँ पे। ठीक है, कफ दिखेगा या हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस मतलब होता है स्प्यूटम में ब्लड। ठीक है, स्प्यूटम के साथ में जब ब्लड आता है, ऐसा अगर डायग्नोसिस देखने को मिलता है तो वो किसके सिम्टम होते हैं, टीबी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव वे देखने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए कि टीबी का जो एक्चुअली जो कॉजेज है किसकी वजह से है। तो बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। इफ टेस्ट पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे टेकन बिटवीन द 12 to 24 वीक्स। और यह जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। चेस्ट एक्सरे करते हैं बिटवीन, चेस्ट एक्सरे कब कब करते हैं, बिटवीन 12 से 24 वीक की प्रेगनेंसी जो होती है इस दौरान क्या करते हैं, हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, 24 आवर्स कलेक्शन। और इस टेस्ट के अंतर्गत में बताया गया कि 24 आवर कलेक्शन करते हैं स्प्यूटम का। इसके बाद एग्जामिन करते हैं एसिड फास्ट बेसिली का कि पॉजिटिव ट्रीटमेंट हो सके, ताकि अगर एसिड फास्ट बेसिली अगर वहां पे प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, 24 आवर्स में हम स्प्यूटम को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग में 3 सैंपल लिए जाते हैं, आपको हम बता दें अर्ली मॉर्निंग में 3 सैंपल लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं और 24 आवर्स में इसका रिजल्ट आता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में एसिड फास्ट बेसिली बैक्टीरिया है। इसका पता लगाने के लिए उसका पॉजिटिवली ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए टेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आइसोनियाजाइड 300 mg पर डे, रिफाम्पिसिन 600। आपको बता दें कि जितने भी ड्रग्स अगर आप लेते हो, ड्रग्स तो इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव के साथ साथ में अगर ज़्यादा अगर इनका डोजेस अगर लिया जाए कंटिन्यूएशन में तो इनका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड हो गया, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट जितनी भी ड्रग्स है सभी का देखने को मिलता है इसमें, जो टीबी की जितनी भी ड्रग्स होती हैं। आइसोनियाजाइड जो क्या करता है, तो नर्वस सिस्टम में आपको बता दें प्लूरोन्यूराइटिस का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है आइसोनियाजाइड ड्रग्स का। रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन का कलर हो जाता है रिफाम्पिसिन लेने से। इथैम्ब्यूटॉल हो गया आपका। स्टेप्टोमाइसिन जो 8th क्रैनियल नर्व होती है उसको डैमेज करती है। ठीक है, 8th क्रैनियल नर्व को, और आई के विजन पावर को डैमेज करती है कौन, इथैम्ब्यूटॉल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता, धुंधला दिखना स्टार्ट होता है, इथैम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक ये आप इसका साइड इफेक्ट ध्यान रखिए कि साइड इफेक्ट पायरिड्रॉक्सिन भी ड्रग्स क्या होता है, इसमें साइड इफेक्ट हम आपको बता दें कि पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन का लेवल अगर हम किसी भी मदर्स को अगर हम देते हैं तो उसके अंदर किसका डिफिशिएंट देखने को मिलता है, पायरिडॉक्सिन देने से विटामिन B6 के लेवल को क्या करता है, ये
इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड का अगर डोजेस देखा जाए तो 300 mg पर डे, 600 mg रिफाम्पिसिन का लेवल देखा गया। ओरली 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी में इसको टोटली दिया जाता है। और इथामिडॉल कितना देते हैं, 5 mg पर केजी पर डे ओरली देते हैं। और आईएस, तो इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पैराडॉक्सिन जो होता है 50 mg पर डे देते हैं, गिवन रूटीनली उसको दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर देंगे तो ऑटोटॉक्सिक इसमें अवॉइड किया जाता है। बताया जा रहा है कि अगर किसी को अगर हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी भी वुमेन्स को अगर हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन अवॉइड किया जाता है। ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, फिजिकल एंड इमोशनल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला जाता है, एडवांस केसेस उसको रेस्ट के लिए बोला जाएगा और ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्टिवली फेस में बताया गया है कि अगर एक्टिव फेस है टीबी का, अगर एक्टिव फेस देखने को मिलता है, ऐसा सिम्टम अगर देखने को मिलता है तो ये मैनेजमेंट किया जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या केयर प्रोवाइड की जाती है, तो एंटीनेटल केयर टू बी कैरीड रिजिडली टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन लाइक एनीमिया और प्री एक्लैम्सिया। ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है एंटीनेटल केयर के टाइम पे तो आपको क्या क्या मिनिमाइज करना है। ऐसा कॉम्प्लिकेशन अगर देखने को मिलता है जैसे कि इक्लैम्सिया हो गया, प्री इक्लैम्सिया। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो प्री इक्लैम्सिया क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस टाइम पे आपको क्या कॉम्प्लिकेशन क्या बन सकते हैं वहां पे। तो द वुमेन्स एडमिटेड एटलीस्ट 2 वीक, वुमेन्स को क्या करना है डिलीवरी के टाइम, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जैसे ईडीडी का डेट आए उसके एटलीस्ट 2 वीक क्या करना है, वुमेन्स को एडमिट करा देना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन वुमेन्स और बच्चे में ना होने पाए। वुमेन इज इन्फेक्शंस, सी शुड बी सिंगल रूम, हेल्प ऑफ सोशल वर्कर विल बी रिक्वायर्ड, सी हैज फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक डिफिकल्टीज, डाइटरी काउंसलिंग टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी रिक्वायर्ड। और उसको डाइटरी काउंसलिंग देना है और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है। ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर में जो बच्चे वुमेन्स है उसको ये सारी केयर वहाँ पे मिनिमाइज करके और कोई भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे ना हो उसको सारी केयर वहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। चलिए अब देखते हैं इंट्रापार्टम केयर। ये तो एंटीनेटल कंडीशन बताएगी कि ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर क्या आप प्रोवाइड करोगे। इंट्रापार्टम केयर होता है आपका, एक होता है एंटीनेटल, एक होता है इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम वो होता है जैसे ही डिलीवरी होने का टाइम, प्रॉब्लम इन लेबर स्टेम फ्रॉम फटीग एंड रिड्यूस लंग फंक्शंस। यहाँ पे देखिए टीबी की बात चल रही है, टीबी डिसीज, अगर कोई भी वुमेन टीबी डिसीज से सफर कर रही है तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लेबर के टाइम पे क्या होता है, उसको फटीग होगा, रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग फंक्शंस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और वुमेन कैप बेड एंड नरिशमेंट मेंटेन, अवॉइड फटीग, वुमेन्स को मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है और उसके फटीग को क्या करना है, अवॉइड करना है। फॉर सेडेशन ड्रग्स देना है, पैथिडीन ड्रग्स देते हैं 75 से 100 mg उसको IM प्रोवाइड करना है। इपिजिस्टोमीज एंड फोर्सिव वेंटस डिलीवरी कराने के लिए रिड्यूस करना है सेकंड स्टेज लेबर में। ब्लड लॉस इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, गिविंग प्रोफिलैक्टिक मिथार्जिन प्रोवाइड करना है, इंट्रावेनसली देना है ताकि डिलीवरी में एंटीरियर शोल्डर अगर प्रेजेंट है वहाँ पे तो ज़्यादा अगर सीवियर हेमोरेज की कंडीशन अगर बनती है। देखिए इंट्रापार्टम होता क्या है, आपको ध्यान देना है। इंट्रापार्टम होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी का जो टाइमिंग होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रापार्टम। ठीक है, जो ड्यूरिंग डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे आपको केयर प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान देना। अगर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, अगर एपिजोटोमी या ऐसा कुछ अगर वेंटस डिलीवरी अगर आप करवा रहे हो तो आपको स्ट्रेन को रिड्यूस करना है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर्स में। और अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आपको मिथार्जिन प्रोवाइड करना है। ये केयर किस में देते हैं, हम इंट्रापार्टम केयर में। देन इसके बाद हम देखेंगे पोस्टनेटल केयर। एडिक्वेट रेस्ट के लिए बोलेंगे, गुड स्लीप आर एश्योर्ड, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी देते हैं, रिपीटेड मंथ ऑफ डिलीवरी रिपीट करते हैं। उसके बाद बेबी को वैक्सीनेट करते हैं, BCG वैक्सीन लगाते हैं, यूजुअली प्रोफाइलैक्टिक आइसोनियाजाइड सिरप देंगे 20 mg, क्योंकि अगर मदर सफ़र कर रही है टीबी डिसीज से तो इसमें बच्चे को भी सिम्टम्स शो हो सकते हैं, बच्चे के अंदर भी उसका कॉम्प्लिकेशन या बच्चे के अंदर भी उस डिसीज से जो बैक्टीरिया है वो बच्चे के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बच्चे को बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अगर बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत ही उसको क्या देना है, बेबी को वैक्सीन दिलाना है। आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंट BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है, जो कि टीबी आइसोनियाजाइड सिरप देंगे 20 mg पर kg पर डे फॉर 3 मंथ के लिए। आइसोनियाजाइड का सिरप आता है उसमें हम 20 mg पर kg देंगे, पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 3 मंथ तक उसको कंटिन्यू देना है। देन इसके बाद वैक्सीन इफेक्टिव 3 to 6 वीक, और ये वैक्सीन जो इफेक्टिव होती है आपकी 3 to 6 वीक के लिए। पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करेंगे, पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें मदर को एक्टिवली लीजन एनी ऑफ बेबी फैमिली इन्फेक्टेड द बेबीज टू
separated until baby become Montax positive. Mother taking anti-tuberculosis therapy encouraged to breastfeeding since infant receive maximum 20% normal infant dose by this route. मदर को एंटी ट्यूबरकुलाइड थेरेपी देना है और इंक्रीज करते रहना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इन्फेंट को रिसीव करना है मैक्सिमम 20% नॉर्मल इन्फेंट डोज बाय दिस रूट। अगर इस रूट से या इस रूटीन से अगर हम मदर्स को और बच्चे को दोनों को अगर हम ड्रग्स का डोज देते हैं तो एक 20% केसेस देखा गया है मैक्सिमम रूप से इन्फेंट में नॉर्मल इन्फेंट डोज का इस रूट के माध्यम से कि कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन उस कंडीशन में देखने को मदर और बच्चे में नहीं मिला। तो एंटी ट्यूबरकुलाइज थेरेपी के लिए हम क्या करेंगे, मदर्स को इनकरेज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद केयरिंग ऑफ द बेबी के केयर करने के लिए एक ग्रेटर डिमांड ऑन द वुमेन्स। मिडवाइफ शुड बी एडवाइस वुमेन एंड हर स्पाउस अरेंज फॉर एक्स्ट्रा हेल्प पॉसिबल। दे मस्ट बी एक्सप्लेन पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, ओवर टेंडरनेस एंड इंकरेज रिकरेंस ऑफ द एक्टिव डिसीज। तो जो वहाँ पे एक्टिवली मिडवाइफ्स है या नर्सेस है उनको एडवाइस करना है वुमेन्स को और अरेंज करना है एक्स्ट्रा हेल्प पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके उनको एक्स्ट्रा हेल्प देना है। एक्सप्लेन करना है पुअर न्यूट्रिशन ना लें, स्ट्रेस से उनको रिमूव करना है, इंकरेज करना है। एक्टिवली डिसीज अगर हो रही है तो उसको हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे सारी जितनी भी डिसीज है अनटिल डिसीज उसको प्रिवेंट करना है एटलीस्ट 2 ईयर्स तक क्या करना है, क्वाइटिस, इस सारी चीज़ों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। व्हेन चूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन द वुमेन्स नीड टू अवेयर दैट रिफाम्पिसिन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो वुमेन्स अगर रिफाम्पिसिन ड्रग्स लेती है तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ड्रग्स अगर वो ले रही है तो उसका इफेक्टिव फिर वो कम कर देता है। कौन? रिफाम्पिसिन ड्रग्स। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स होती है वो रिड्यूस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स ली जाती हैं उसके इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है। देन इसके बाद प्यूपेलम स्टरलाइजेशन शुड बी सीरियसली कंसिडर्ड बाय द फैमिली, कंप्लीटेड लॉन्ग टर्म मेडिकल फॉलोअप नेसेसरी ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्प। लॉन्ग टर्म जो मेडिकल फॉलोअप किया जाता है वो प्रोवाइड किसको करता है, एडिक्वेट हेल्प प्रोवाइड करता है वुमेन्स और बच्चे के लिए। तो समझ में आ गया। अगर कोई भी वुमेन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर टीबी डिसीज अगर सफर करती है, ट्यूबरकुलोसिस अगर सफर करती है तो उसको कौन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, बच्चे को क्या दिया जाता है, किस तरह से बच्चे और माँ को दोनों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे क्योर कर सकते हैं टीबी डिसीज से। एटलीस्ट 2 ईयर्स तक क्या करना है, कंटिन्यूसली इस रूटीनली ड्रग को क्या करना है, प्रोवाइड करते रहना है ताकि मदर को भी इससे प्रिवेंट किया जा सके और बच्चे को भी इससे प्रिवेंट किया जा सके। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको इंकरेज करना है ताकि बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग हो सके, इम्यून सिस्टम उसका वेल हो सके और ताकि इन्फेक्शन उसको कॉज ना हो। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ अस्थमा ऑन प्रेगनेंसी। अभी हमने पढ़ा कार्डियक डिसीज, देन इसके बाद हमने पढ़ा टीबी डिसीज और अब हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा डिसीज। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब अस्थमा होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अस्थमा को हम बता दें आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी डिसीज होती है, ठीक है। नॉर्मल जो एलर्जन से होता है रिस्पायरेटरी, अभी आप ये कंडीशन में आपको बताऊंगी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पर रिस्पायरेटरी एल्कोलिसिस या नेवर लेथनेस इन अस्थमा द फीटस में डेवलप हाइपोक्सीमिया even before the mother feel increased chances hyperemesis gravidarum, preeclampsia, gestational diabetes and PPS in asthmatic patient. Fetal complication include IUGR, preterm labor and increased neonatal hypoxia. ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, अस्थमा के टाइम पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए अस्थमा क्या होता है आपको हम बता दें कि जो रिस्पायरेटरी एल्कलाइड्स होते हैं, जो एलर्जेस पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि धूल हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में अगर आप आते हो या इस तरह से रिस्पायरेशन अगर बार बार आप इनहेल करते हो या कोई भी एलर्जेस पार्टिकल आपकी लंग्स में सांस के माध्यम से जाता है, ठीक है, ब्रीथ के माध्यम से अगर जा रहा है तो इससे क्या होता है कि अस्थमा डिसीज कॉज होने के चांसेस बनते हैं। और फीटस के अंदर क्या डेवलप होता है, हाइपोक्सीमिया, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है। इंक्रीज चांसेस ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ग्रेविडा के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। प्री एक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, ये सारी कंडीशन क्रिएट होती है। ब्लड प्रेशर हाई होता है, प्री एक्लैम्सिया के चांसेस होते हैं। और पीपीएच अस्थमैटिक पेशेंट, अगर कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है वहाँ पे तो उसका पीपीएच होने का, पोस्ट पार्टम हेमोरेज होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस, क्योंकि देखिए जब अस्थमा किसी भी पेशेंट को होगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो अप करेगा, जिससे क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो पीपीएच बताया गया है कि अस्थमैटिक पेशेंट में पीपीएच की कंडीशन भी देखने को
मिलती है। और फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा यूट्रस के अंदर, उसकी जो ग्रोथ की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इमैच्योर हो जाएगी, और बच्चा किस कंडीशन पे आ जाएगा? IUGR के अंडर में आ जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद लेबर भी कैसा होगा? प्रीटर्म, प्रॉपर तरीके से बच्चे का वेट भी नहीं होगा, और नियोनेटल हाइपोक्सिया का जो रीजन है वो क्रिएट होगा किसकी वजह से? अस्थमा की वजह से। तो ये होता है आपका अस्थमैटिक रीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रिवेंशन फॉर द अस्थमा। अस्थमा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होता है किसके लिए होता है? Avoidance of triggering such as the cigarette, smoke, pets, dust and stress is vital. Bedside, women who have persistent asthma should be evaluated at least monthly during pregnancy by means of history, symptom frequency, nocturnal asthma, interfere activities, exactions and medication use, lungs auscultation, pulmonary functions, ये सारे मैनेजमेंट किए जाते हैं किस टाइम पे? अगर किसी भी वुमेन्स को अस्थमा डिसीज है तो सबसे पहले तो सिगरेट स्मोकिंग उसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है। अगर पेट्स एनिमल, पालतू जानवर अगर पाल के रखा है उसको अवॉइड करना है। डस्ट वाले एरिया को उसको अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। वुमेन को लगातार अगर किसी भी वुमेन्स को अस्थमैटिक डिसीज है उसको इवॉल्यूएट करते रहना है मंथली, एटलीस्ट मंथली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या करना है? इवॉल्यूएट करते रहना है। अगर कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है या नॉक्टर्नल अस्थमा अगर देखने को मिलता है या नाइट के टाइम पे ही उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऐसी एक्टिविटीज अगर देखने को मिलता है तो लंग्स को अस्कल्टेट करना है कि क्या किसी प्रकार का साउंड तो नहीं आ रहा लंग्स से, या कोई पल्मोनरी फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे करंट रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट अस्थमा इंडिकेट स्टेप केयर अप्रोच। क्या क्या हम करेंटली अगर किसी को अस्थमा होता है तो क्या रिकमेंडेशन करेंगे ट्रीटमेंट के लिए? तो स्टेप फर्स्ट बताया गया है इसमें, ओकेशनल अटैक फॉर द ब्रोंकोस्पॉज मे बी रिलीव्ड बाय इनहेल्ड बीटा सिम्प्टोमेट्रिक ड्रग्स वंस और ट्वाइस डे 200 mg दिया जाता है। रिलीव बाय इनहेल, ये एक इनहेल है ना कि ये ड्रग्स है, जो कि ओकेशनली अटैक ब्रोंकोस्पाज्म ना हो, किसी प्रकार का फ्लूइड का कलेक्शन या किसी प्रकार का स्पाज्म जाके ब्रोंक्यूल्स में जमा ना हो, उसके लिए एक इनहेल दिया जाता है जिसका नाम है बीटा सिम्पैथोमिमेटिक 200 mg देते हैं वंस अथवा ट्वाइस डे, एक या दो बार दिन में, एक या दो बार इसको दिया जाता है। देन इसके बाद स्टेप सेकंड में बताया गया है प्रिवेंटिंग ड्रग्स, हमको ड्रग्स यूज करना है। इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स एग्जाम्पल बीटा मेथाजोन 100 to 400 mg ट्वाइस डेली, अल्टरनेटिव इनहेल हमको क्या करना है? यूज करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे स्टेप थर्ड, एट हाई डोजेज इनहेल स्टेरॉइड्स लॉन्ग एक्टिव इनहेल बीटा सिम्प्टोमेट्रिक मिमेटिक ड्रग्स। सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में इसको क्या करना है? देना हाई डोजेज एस्टेरॉइड यूज करना है, ठीक है, इनहेल के लिए, ताकि क्या हो कि किसी भी प्रकार का जो एलर्जेंस है या फ्लूइड स्पाज्म है वो जाके लंग्स में आपका जमा ना हो, कंपोजिट ना हो, वो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना? हाई डोज देना है वहाँ पे इनहेल स्टेरॉइड्स को, किससे? ताकि इन्फ्लामेशन भी ना हो और जो स्पाज्मोटिक है वो चीज़ें क्या हो? उससे रिलीफ हो, और वो चीज़ें क्या हो? वहाँ पे डाइल्यूट होके बाहर हो और लंग्स में जाके जमा ना हो। देन इसके बाद ऐड रेगुलर प्रेडनिसोलोन, रेगुलर अगर किसी भी स्टेप फोर्थ का अगर अस्थमा देखने को मिलता है तो ऐसी अगर अस्थमैटिक डिसीज अगर किसी भी वुमेन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखने को मिलता है तो प्रेडनिसोलोन जो ड्रग्स होती है इसका स्टेप फोर्थ में लगातार इसको ऐड करते रहना है ताकि उसको अस्थमा डिसीज से प्रिवेंट किया जा सके। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होता है अस्थमा डिसीज। और एक रिस्पायरेटरी एल्कलॉइड्स जो होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, जो बैक्टीरियल पार्ट्स होते हैं, वो इनहेल करने में क्या होता है? लंग्स में जाके डिपॉजिट होते हैं, जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है? स्नीजिंग, कफिंग और ऐसी अगर सिम्टम देखने को मिलता है तो वो डिसीज, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अस्थमा में, और नाइट के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसका सिम्टम क्रिएट होता है, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट रेस्टिंग पीरियड में होता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होंगे? इनक्रीज हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाएंगे। नाइट के टाइम पे क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो इस कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और कैसे आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेप का अस्थमा है और उस कंडीशन पे आपको ये ट्रीटमेंट वहां पे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, डिफाइन स्टेटस अस्थमैटिक। कैसे आप बोलोगे कि कोई भी कंडीशन अस्थमैटिक है? ऐसी स्टेटस या ऐसी कंडीशन कैसे देखने को मिलती है? तो मेडिकल इमरजेंसी है अस्थमा की प्रॉब्लम,
स्टेटस अस्थमैटिक वो होती है इमरजेंसी सीवियर अस्थमैटिक कंडीशन। इसको बोलते हैं अस्थमा की एक ऐसी अवस्था जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ग्रसित होता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है, वो होता है आपका स्टेटस अस्थमैटिक। तो बताया जा रहा है ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें टाइप दैट डोज नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर 30 to 60 मिनट्स थेरेपी ट्रीटमेंट स्टेटस अस्थमैटिक, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी अगर हम ड्रग्स देते हैं, अस्थमैटिक एंटी अस्थमैटिक ड्रग देते हैं, तो उसका 30 to 60 मिनट्स ड्रग्स का कोई भी इंटेंसिव थेरेपी का ऐसा कोई भी जो रिएक्शन है, जो ट्रीटमेंट का जो अफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटस अस्थमैटिक। ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे हम? पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद सॉल्ब्यूटामॉल 5 mg, टर्ब्यूटेलिन 10 mg, ऑक्सीजन ड्राइवेंट नेबुलाइजर प्लस प्रिडनिसोलोन 60 mg और हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg IV देते हैं। IV और IM दोनों दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का बताया गया है कि ये सारी ड्रग्स आप यूज़ करोगे, एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स हैं ये। देन इसके बाद एप्राट्रोपियम नेबुलाइजर एंड IV एनमियो। देखिए नेबुलाइजर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो भी एस्थमेटिक पार्टिकल्स है, जो बैक्टीरिया है जो लंग्स में जाके जमा हुआ है, जिससे फ्लूइड का कलेक्शन है जो लंग्स के अंदर, वो उसको इवेपरेट करके क्या कर सके, बाहर कर सके, ताकि प्रॉपर तरीके से जो ब्रोंक्यूल्स हैं, आप जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है वो अच्छे तरीके से हो सके, ताकि ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इसके बाद IV अमीनोफाइलिन या फिर साल्बुटामॉल लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स, अगर ये कंडीशन देखने को मिलता है तो ये ड्रग्स हमको प्रोवाइड करना है और अर्ली पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो ये तो होता है स्टेटस अस्थमैटिक या इमरजेंसी कंडीशन फॉर अस्थमा। क्या क्या ट्रीटमेंट वहां पे आप प्रोवाइड करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी या हाइपोथायराइडिज्म इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है अगर, या थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो क्या क्या वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं और क्या ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करोगे? आपका क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। तो एक्सेसिव एक्टिव थायराइड ग्लैंड रिजल्टिंग इन द raised basal metabolic rate of an exophthalmos. Thyroid disease common women of reproductive age. The incidence of thyroid disease associated with pregnancy is varied. थायराइड डिसीज का बताया गया, जब थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, काफ़ी एक्सेसिव एक्टिव होती है, उस समय पे क्या होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेज होता है, जो मैंने आपको बताया BMR रेट। BMR रेट आपको सभी को मालूम है कितना होना चाहिए, तो BMR रेट आपका 18.5 से लेके 29.5 होता है, ठीक है। और अगर इतना BMR रेट अगर आपका है, इस तरह से अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट तो देखिए वर्क पर डिपेंड करता है, जिस तरह से आप वर्क करते हो, तो यहाँ पे आपका वर्क से कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे एक डिसीज कंडीशन बताई गई है कि जब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक्सेसिव एक्टिवली रिस्पॉन्स देता है, जिसमें बताया गया एक्जेप्थैलमस की कंडीशन क्रिएट होती है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। और थायराइड डिसीज मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट होता है रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। थायराइड डिसीज एसोसिएट विद प्रेगनेंसी, जो किससे एसोसिएट होता है, प्रेगनेंसी से एसोसिएट होता है। साइन ऑफ सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, एक्जेप्थैलमस, जिससे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलमस से क्या होता है, आपका ज़्यादा इनकी थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलमस नहीं एक्सोथैलमस, मतलब जो हाइपोथैलमस होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, जिससे थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, एक्सोथैलमस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिसीज शुड बी सस्पेक्टेड एनी वुमेन्स फेल टू गेन वेट स्टैटिकली डिस्पाइट द गुड अपेटाइट। कुछ जो हाइपरथायराइडिज्म में क्या बताया गया है कि अगर ये डिसीज अगर देखने को मिलता है वुमेन्स के अंदर, तो सबसे पहले तो फेल हो जाता है गेन वेट गेन नहीं होगा, हाइपरथायराइडिज्म में वेट गेन नहीं होगा, और गुड अपेटाइट को डिस्पाइट कर देगा, ठीक है। गुड अपेटाइट मतलब अच्छी भूख पेशेंट को नहीं लगेगी। आईलिड लैग, ठीक है। परसेंट टकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। हीट इंटॉलरेंस, उसको गर्मी बहुत लगेगी, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पाल्पिटेशन, उसका पल्स रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मूड लाइबिलिटी रहेगा। हाइपरथायराइडिज्म व्हेन पुअरली कंट्रोल एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्री टर्म डिलीवरी। अगर कोई भी वुमेन्स हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन से अगर सफर कर रही है, तो वो पुअरली कंट्रोल कर पाएगी प्री टर्म डिलीवरी के लिए, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी होगा या फीटल डेथ होने के चांसेस बनेंगे। थायराइड ऑटोमेटिकली ऑटो इम्यूनिटी इज रिलेटेड अबॉर्शन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। इंक्रीज फीटल लॉस, फीटल के वेट को लॉस कर सकता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा प्रोड्यूस न्यूरोनल थायरोटॉक्सिकोसिस विथ इंक्रीज न्यूनेटल डेथ।
अगर थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा स्टिमुलेट, देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि हाइपरथायराइडिज्म मतलब होता है एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस में क्या होता है कि थायराइड जो ग्लैंड होती है इतना ज़्यादा स्टिमुलेट होती है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और इतना स्टिमुलेट होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है थायराइड हार्मोन्स में वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, जाके थायराइड टॉक्सिकोसिस कर देता है। वहाँ पे थायराइड हार्मोन्स का वो टॉक्सिक लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है हाइपरथायराइडिज्म में। और क्या क्या आप डायग्नोस करोगे उसके अंदर, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लिनिकली डायग्नोसिस क्या रहेगा। आपको T4 एंड T3 लेवल आपको देखना है। आपको बता दें कि इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है T3 हार्मोन, एक होता है T4 हार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। T3 हार्मोन ट्राइडो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है आपका, और टेट्रा होता है, टेट्रा थायरॉइड और थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है आपका T4 हार्मोन्स। तो इसमें TSS हार्मोन्स बताया गया है, T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं, सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। Radioactive iodine in uptake and scans should not be done during pregnancy as it will cross the placenta and damage the fetal thyroid glands permanently। रेडियो एक्टिव जो आयोडीन बताया गया है, स्कैन कर शुड नॉट बी डन, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करता है, फीटल के थायराइड ग्लैंड को परमानेंटली के लिए डैमेज कर देता है। कितना सीवियर कॉम्प्लिकेशन बताया गया है कि बताइए, बच्चे के ही थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर तरीके से या समय रहते अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी वुमेन्स को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट किया जाए, नहीं तो वो बच्चे में जाकर प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके क्या करता है, परमानेंटली बच्चे के थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, डैमेज कर देता है। अब इसके बाद ये तो डायग्नोस हो गया। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या करेगा। अगर एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आपको क्या मैनेजमेंट करना है। माइल्ड केसेस में आपको सबसे पहले सिंगल रेस्ट बोलना है। टैबलेट के लिए फिनोबार्बिटोन टैबलेट देना है 30 mg ट्वाइस डेली, मतलब डेली दिन में 2 बार ये ड्रग्स देना है, फिनोबार्बिटोन 30 mg, अगर माइल्ड केसेस देखने को मिल रहा है तो। और अगर सीवियर केसेस देखने को मिल रहा है तो आपको देना है प्रोफ्लीथियोयूरेसिल 100 mg देना है 3 बार। इसका जो डोज है 3 बार देना है। 50 mg आपको इफेक्टिव, अगर आप इसका डोज देते हैं 3 बार तो 50 mg क्या करना है, थ्राइस डेली इफेक्टिव डेज आपको देना है। इसका 2 डोज देना है, लेकिन अगर इफेक्टिवली आपको देना है 3 बार तो 50 mg देना है। देन अल्टरनेट करके कार्बिमेजोल 10 mg टैबलेट देना है थ्राइस डेली टू बी एडमिनिस्टर्ड। मेंटेन 5 mg टैबलेट ट्वाइस डेली बताया गया। डोजेस बताया गया है किस तरह से ड्रग्स के डोजेस आपको देना है। और प्रिकॉशन टू गिव थायरॉक्सिन 0.2 mg डेली ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। थायराइडोक्टोमी इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में बताया गया कि अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है तो फिर थायराइडोक्टोमी ही कराना चाहिए। ऑल एंटी थायराइड ड्रग्स एक्सक्रीट इन द मिल्क, सच ब्रेस्ट फीडिंग इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी एंटी थायराइड ड्रग्स आप यूज करते हो, मिल्क को एक्सक्रीटेड करने में तो हेल्प करता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब होता है कि ब्रेस्ट फीड कराने में बच्चे को भी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो सकती है। तो बताया जा रहा है मिल्क तो एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है एंटी थायराइड हार्मोन जो ड्रग्स है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन इसके बाद हम देखेंगे प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। आप प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग, अगर कोई वुमेन्स है और अगर उसने कंसीव नहीं किया है, प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हुई है, तो उस टाइम पे आपको क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। तो काउंसलिंग क्या देंगे, सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री कॉन्सेप्ट काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना है और क्या अवॉइड करना है। अगर किसी भी वुमेन्स को थायराइड डिसीज है या थायराइड से सफ़र कर रही है तो क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग करेंगे आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रेगनेंसी के पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, अगर कोई भी वुमेन्स अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसको क्या क्या गाइडलाइन देना है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसको। थायराइड फंक्शन प्रोफाइल टू नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए उसके लिए इनिशिएट करना है। रेडियो आयोडीन थेरेपी देना है। शुड नॉट बी गिवन वुमेन वेटिंग प्रेगनेंसी विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के लिए वेट करने के लिए उसको बोलना है कि वो प्रेगनेंसी 1 ईयर तक रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ले और उस कंडीशन पर वो वेट करें, प्रेगनेंसी कंसीव ना करें। प्रेगनेंसी अगर इंट्रा इनएडवर्टनली टर्मिनेशन, उस कंडीशन पे अगर होता है तो उसको टर्मिनेट कर देना है। और ओरल पिल्स टू बी विथल बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म एंड डिस्टर्ब लीवर फंक्शन। और अगर इस कंडीशन पे अगर ओरल पिल्स अगर आप लेते हो तो मेटाबॉलिज्म जो कंडीशन है वो एक्सीलेट होता है और इस तरह में लीवर फंक्शन भी डैमेज होने के चांसेस बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी भी वुमेन्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म डिसीज की प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है।
सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हाइपोथायराइड ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो क्या होता है, कम होता है। Myxedema rarely present pregnancy because they tend to infertile. It is important to diagnose the condition because at the increased rate of fetal loss and reduced IQ in these children. बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको लॉस करता है और बच्चे का जो IQ लेवल होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी लाइक प्री एक्लैम्सिया एंड एनीमिया, हाई लेवल में इंक्रीज होने का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सफर करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन सिम्टम। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, सॉरी लॉस नहीं होगा, इसमें वेट गेन होगा। आपको बता दें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर में वेट लॉस होता है और हाइपोथायराइड में वेट क्या होता है, गेन होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो जाता है और डिमांड अगर जैसे बढ़ी और डिमांड कहीं पे भी बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। और जब डिमांड नहीं बल्कि एक्सेसिव ज़्यादा हो रहा है तो वो लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो मतलब वो वीक होगा, ठीक है, थीन होगा। डिस्पाइट पुअर अपेटाइट, वहाँ पे आपने देखा कि भूख बहुत लगती है, ठीक है, वेट गेन होगा डिस्पाइट पुअर अपेटाइट, पुअर अपेटाइट होगा यहाँ पे। और कोल्ड इंटॉलरेंस एंड रफिंग ऑफ द स्किन, स्किन रफ हो जाएगी। थायराइड फंक्शंस वुमेन कॉमन इन द थायरॉक्सिन। ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड आप करोगे, तो सबसे पहले थेरेपी लीवोथायरोक्सिन ड्रग्स देना है नॉर्मल थायराइड फंक्शंस को लाने के लिए। असेसमेंट करना है, मंथली बेसिस आपको असेसमेंट करते रहना है। देन इसके बाद एंटीनेटल केयर क्या प्रोवाइड करोगे, तो वुमेन्स को सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म को रिक्वायर करना है, मॉनिटर करवाते रहना है थायराइड फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेडिकेशन प्रोवाइड करना है। हाइपोथायराइड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वेट इजली मिडवाइफ नीड, अगर प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व करवाते हो तो एक्सपेक्टेड वेट गेन वहाँ पे होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है और एग्जैस्परेटेड बोथ हाइपोथायराइड एंड प्रेगनेंसी। डाइटरी एडवाइस विद इंक्रीज फाइबर कंटेंट, फ्लूइड इंटेक में भी हेल्प एलिवेट द प्रॉब्लम। पोस्ट नेटल केयर क्या करेंगे हम, ये तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम एंटीनेटल के टाइम पे देखा जाता है तो उसको मॉनिटर करते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम प्रेग्नेंट लेडी को क्या करेंगे, वेट उसका इजिली क्या होता है, गेन हो जाता है, तो उस समय पर उसको हमको ऑब्जर्व करते रहना है और उसके वेट को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वेट में लाना है उसको। डाइटरी एडवाइस उसको प्रोवाइड करना है कि किस तरह से डाइट लें, तो सबसे ज़्यादा उसको फाइबर रिच डाइट लेना है और फ्लूइड वाले डाइट ज़्यादा लेना है उसको डाइट में, एंटीनेटल केयर में, ठीक है। देन इसके बाद पोस्ट नेटल केयर में क्या करना है, आफ्टर डिलीवरी नियोनेट थायराइड स्टेटस शुड भी चेक करते रहना है और नियोनेट हाइपरथायराइड प्रेजेंट, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग बट डोज ऑफ थायरॉक्सिन में नीड एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ द मैटरनल वेट लॉस फॉलोइंग डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, नियोनेट की जो थायराइड कंडीशन होती है उसको चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर थायराइड का लेवल अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बच्चे का भी थायराइड हार्मोन्स या थायराइड ग्लैंड डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मदर में है तो पोस्ट नेटल केयर नियोनेट में भी हाइपोथायराइड के सिम्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं और ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता इस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना। लेकिन आपने हाई में देखा है, हाइपर में देखा है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना। डोज ऑफ थायरॉक्सिन आप एडजस्टमेंट करते हो, मैटरनल वेट लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे मैटरनल के वेट को क्या करते हो, आप लॉस करते हो, एक एक्सपेक्टेड वेट में आप उसको लाते हो। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही और कल एक नई क्लास के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और उन बच्चों को पहुंचाइए जो अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद।